हमारा चैप्टर है बच्चा हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स। 12th की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट है ना। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर वो यहां से शुरू होता है। अब अपने पास जब हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स आता है, हर कोई इसका कंसेप्ट समझ के करेगा, सिर्फ क्रैमिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लगेंगे और आगे वाले सारे चैप्टर्स का बेस यहां से बनता चलेगा। नाम से समझ में आता है हर किसी को हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ऐसे एल्केन्स जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, ऐसे एरीन्स जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है। सिंपल। एरीन्स पता है सबको क्या आते हैं। अगर बहुत ज्यादा छोटे में, बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि जिसमें बेंजीन रिंग लगा होता है। वो अलग बात है, हमने डेप्थ में जब पढ़ा था तो हमने कहा था जो हक्कल्स रूल भी ओबे करेगा वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। हम अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं 10th क्लास वाले से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबको पता है, सबको क्लियरली आइडिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना, पता है सबको। एक काम करते हैं फिर भी लिखते चलते हैं, जिसको नहीं पता होगा कृपया करके एक बार देख लेना और ये आगे हमेशा याद होना चाहिए। एल्केन्स, एल्केन क्या होगा बेटा, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। इसकी जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं आईयूपैक नेमिंग में, इसका जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगता है हमारे पास, एन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला CnH2n+2 यही होता है। फिर आता है बच्चा एल्कीन। एल्कीन में हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कार्बन की पूरी लंबी चेन जितनी मर्जी थी, चाहे वो साइक्लिक थी चाहे वो ब्रांच्ड थी, पूरी चेन में कहीं एक बार भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन के डबल बॉन्ड की वजह से एल्कीन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है ये। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और जो इसका सफिक्स लगता है वो इन लग जाएगा। फिर आता है एल्काइन। एल्काइन में सेम यही, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, बाकी कार्बन के चेन जैसे मर्जी चल रहे थे, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में एल्काइंस में आ जाएगा। जो सफिक्स लगेगा वो आइन लगेगा और इसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n-2। ये था कि नहीं, ये पता है सबको, ये हमने 10th में ऑलरेडी किया था। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता है सबको, ये जो ऊपर वाला है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड रहेगा और इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं बच्चे आइसोमर्स। आइसोमर्स क्लियर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है ना। इसके बारे में हमने पिछला चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसके अंदर भी डिस्कस किया ही था। फिर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप का पता है, नॉमेनक्लेचर में सबका क्लियर है, थोड़ा थोड़ा सा अगर डाउट रहेगा तो साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। अगर मैं नॉमेनक्लेचर, क्योंकि देखो नॉमेनक्लेचर से ही अपनी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, हमें ये पता है वर्ड रूट क्या होता है, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट है ना, पता ही है। ऑक्ट, नॉन, डेक, एक डेक, दो डेक है ना, ये वाला अपने पास अनडेक, दो डेक हमें पता है ऑलरेडी। ये वाले जो अपने जितने भी अपने वर्ड रूट्स थे, वर्ड रूट बेसिकली क्या बताते थे हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में होता क्या है, एक लगता है बच्चा प्रीफिक्स, वो अलग बात है, प्रीफिक्स के भी टाइप्स होंगे कि प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, या पहले कौन सा बाद में कौन सा। फिर आता है वर्ड रूट जो हमें ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर हमारे पास आता है सफिक्स और सेम वही सफिक्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे। एक प्राइमरी सफिक्स लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, पहले वर्ड रूट के साथ एक सफिक्स, अगर सिंपल बात करें तो वो सफिक्स ये बताएगा कि वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कौन सा है। और अगर उसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो वो फिर सेकेंडरी मेन प्राइमरी सफिक्स की तरह काम करना शुरू करेगा जो लास्ट में लग जाएगा, है ना। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप पता है सबको क्या होता है, बताएगा कोई? था ना कुछ, हाइड्रोजन की जगह कुछ लगता है, क्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लग गया, आयोडीन लग गया, ये क्या हुआ, हेलोजेंस। OH लग जाए तो फंक्शनल ग्रुप है। बेसिकली एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अगर पूरी चेन के अंदर लग गया तो उस पूरी चेन के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा वो। अब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी एक सर्टेन के ऊपर डिपेंड करेगी। कार्बन की एक अच्छी खासी लंबी चेन चल रही थी, लेकिन वहां पर एक हाइड्रोजन हटके OH लग गया, सिर्फ उस एक OH के लगते ही पूरी कार्बन चेन एल्कोहलिक हो गई है, अब वो एल्कोहल बन गया। ऐसे ही अगर हमारे पास CHO लग गया, एल्डिहाइड हो गया। अगर हमारे पास COOH लग गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। सबको पता है ये वाला, है ना। ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है ये भी हमने +1 में बहुत डिटेल में किया हुआ था। जिस किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में इशू है बता देना,
अगर मैं मतलब यही वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो मैं लिंक भेज दूंगा। और फिर भी अगर किसी को प्रैक्टिस करते हुए कुछ इशू आता है तो भी इंटरेक्ट करो, आगे बात करो, मुझे बताओ, मैं उनको वापस से एक क्लास ही लगा लूंगा फिर चाहे आईयूपैक की। वो आनी बहुत जरूरी है, आईयूपैक आएगा तो मतलब चीजें आसान रहेंगी हमारे लिए। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर क्या लगा हुआ है, हेलो ग्रुप हमने जोड़ा है, क्योंकि अब हमारा हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगेगा, जो हेलोजन लगेगा। जब हमारे पास हेलोजन ग्रुप हम इसमें अटैच कर रहे हैं बच्चा, तो हेलोजन कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सबको पता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये किस में लगेंगे हमेशा, कैसे लगेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड रूट के आगे लगता है, ठीक है। हेलोजन्स हमेशा प्रीफिक्स में लगेंगे, ये कभी भी सफिक्स की तरह काम नहीं करेंगे, पहला मुद्दा। दूसरा और क्या होता है ऐसा जो हमेशा आगे ही लगता है, प्रीफिक्स में ही लगता है, एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी ये हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगते हैं चेन के अंदर, ब्रांच की तरह लगते हैं, वो एल्काइल ग्रुप्स हमेशा कैसे लगते हैं बच्चा, वो लगेंगे हमारे पास हमेशा प्रीफिक्स के अंदर। क्लियर बात है ये। फिर अगर एक छोटे मोटे काम करते हैं, नॉमेनक्लेचर के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, साथ के साथ चलता जाएगा, बहुत बेसिक सा कर लेते हैं शुरू वाला। अगर मान लो मेरे पास कार्बन की चेन है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, लिखो बच्चा, खुद करो। कार्बन 5 कार्बन एटम्स हैं चेन में, और उसके थर्ड कार्बन एटम पे राइट, लेफ्ट टू राइट होते हुए थर्ड कार्बन एटम पे क्लोरीन लगा है। सिंपल बताओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहां से शुरू होते हुए इस वाले कार्बन एटम पे क्लोरीन लगा है। बाकी सब पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। वो हम रिप्रेजेंट करें ना करें वो समझ में आता ही है तुम्हें कि उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन होगा, तो इसका नाम क्या होगा, है ना, 3 क्लोरोपेंटेन, सबको पता है। अगर यहाँ पे अगर एक और कार्बन में कर दूं तो अब 3 क्लोरोहेक्सेन। गिनती कहां से शुरू करेंगे, हमेशा उस कार्बन से जहां से हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर एलोकेट कर सके, है ना। तो ये हमारे पास सिंपल, हम सबको पता है, 3 क्लोरोहेक्सेन ऐसे बनेगा, इसी टाइप से बन जाएगा। अब आर क्या होता है बच्चे, एल्काइल ग्रुप, है ना। ऐसे ही अगर मेरे पास एल्काइल ग्रुप में क्या हुआ, मैं अगर हेलो एल्केन के लिए बात कर रहा हूं, हेलो एल्केन, तो ये जो हेलो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। और ये जो एल्केन है ये कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। तो ये एक्स आर हेलो एल्केन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ये आर एल्काइल ग्रुप कैसे होता है, देखो 2 सिस्टम है, एक आईयूपैक, एक कॉमन नेमिंग। जब हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं बच्चा, तो कॉमन नेमिंग के अंदर हमारे पास जो एक कार्बन चेन होती है वो मेन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप मेन है। जैसे क्लोरो, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ऐसा ही अगर होता तो हमारे पास मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्साइल क्लोराइड हो जाता, समझ रहे हो, क्योंकि जो क्लोरीन है मेन उसका नाम हो जाता। तो ये एल्काइल ग्रुप की तरह होगा। एल्काइल क्या होता है, मिथ मिथाइल, इथ इथाइल, प्रोप प्रोपाइल, पेंट पेंटाइल, पता है सबको, ये ब्यूट ब्यूटाइल, ऐसे चल रहा होता है अपना जो भी है, मिथित प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स में बस आइल लगता जाएगा तो एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। और कॉमन नेमिंग के अंदर जो कार्बन चेन होती है वो हमारे पास एल्काइल की तरह रहेगी। मान लो 4 कार्बन लगे हुए हैं और उसमें ब्रोमीन लगा है, तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, समझ में आई है। या क्लोरीन लगाओ, ब्यूटाइल क्लोराइड, वो हमारा कॉमन नेमिंग के अंदर आता है। लेकिन आईयूपैक सिस्टम में पहले क्या करेंगे, हमेशा जो हेलोजन है वो प्रीफिक्स में लग जाएगा, और बाकी फिर कार्बन चेन, और लास्ट में उसकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को बताएगी। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो इसके साथ हम उसको भी लिख देते। ये क्लियर है। देन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा एक और, ये हमारे पास क्या था, हेलो एल्केन, चैप्टर के नाम में हेलो एरीन भी है। एरीन में क्या आएगा बच्चे, एराइल ग्रुप आ जाएगा, तो एक्स ए आर, ये एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एराइल समझ में आता है, जो बेंजीन ग्रुप वाला होगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। डन। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कौन से होते थे, बेंजीन वाला, बेंजीन रिंग कह सकते हो। वैसे ये होता है जो हकल्स रूल को ऑबे करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, बट 99% टाइम वो बेंजीन वाले ही हैं सारे, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री hydrocarbons are divided into 2 classes, aromatic compounds and aliphatic compounds. एलिफैटिक समझ में आता है ना, एरोमेटिक कौन से थे बेटा, बेंजीन रिंग वाले जो कि हक्कल्स रूल ओबे कर रहे थे,
और एलिफैटिक कौन से थे? बाकी सारे। डन है। एलिफैटिक कैन बी साइक्लिक, however hydrocarbons with conjugated pi system that obeys Huckel rule are considered to be aromatic. फिर से, एलिफैटिक कैन बी साइक्लिक, दे कैन बी ब्रांच, दे कैन बी साइक्लिक, दे कैन बी डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हकल्स रूल को ओबे करता है, हाइड्रोकार्बन्स विद अ कॉन्जुगेटेड pi aliphatic system, pi system that obeys Huckel rule are aromatic. तो aromatic का सीधा यही है जो Huckel's rule को ओबे करता है। कोई बच्चा ऐसा है जो Huckel's rule नहीं पता, जिसको पता है सबको? और एक और है बच्चे, हमारे पास ना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसके अंदर छोटे छोटे के अंदर कुछ सर्टेन रूल्स लिखे हुए हैं। Huckel's rule वगैरह वाला पार्ट है, जो छोटे छोटे वीडियोस भी हैं उसके अंदर। तो अगर पूरी एक घंटे की वीडियो है जो आयु पैक वाली, अगर वो नहीं देखनी है तो छोटे छोटे पार्ट वाली एटलीस्ट देख लेना। +1 वाला पार्ट जिसको लग रहा है कि मेरा लैग कर रहा है, वहां से कंप्लीट हो जाएगा, वरना मैं कोशिश करूंगा, बहुत स्लो चलाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर को, तो उसके अंदर बीच बीच में हर पिछले वाले टॉपिक की जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं बताता चलूंगा। वैसे एक बार मैं हक्कल्स रूल और बता देता हूं अभी, क्योंकि बार बार हम बात कर ही रहे हैं एरोमेटिक क्या होता है हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंगली। हक्कल्स रूल ने क्या कहा था बच्चे? हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई कौन से होते हैं? डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या ट्रिपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर मैं 4n+2 के साथ इक्वेट कर देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के इक्वल रखेंगे, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास n होल नंबर आ गया तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर n डेसिमल्स में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। सिंपल एक एग्जांपल उठाते हैं, बेंजीन। अपने को पता है वैसे बेंजीन कि ये एरोमेटिक है, बट एक बार इसको प्रूव करके देखते हैं हक्कल्स रूल से। बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4n की वैल्यू कितने निकल गई? 2 उधर माइनस होके 4, n की वैल्यू 1 निकली कि नहीं? ये हमारे पास हक्कल्स रूल ओबे हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं एक और बेंजीन रिंग के साथ ऐसी एक रैंडम एक और रिंग लगा दी मैंने, ठीक है, ऐसे, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड है? कैसे पता चलेगा? फिर से वही हक्कल्स रूल लगाओ, 4n+2, डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा इसमें? 5 डबल बॉन्ड है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये टोटल मिला के 10 के इक्वल इक्वेट हो गया। n की वैल्यू निकालो, कितनी निकल रही है? n की वैल्यू निकल गई 2 निकली, ये भी होल नंबर आ गया, मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है? तो जिसमें भी अगर n होल नंबर आता रहेगा 4n+2 के इक्वल इक्वेट करके, वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डन है? अब एलिफैटिक और एरोमेटिक का तो सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया हमारे पास। एलिफैटिक और एरोमेटिक को सिर्फ हक्कल्स रूल से ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बाकी एरोमेटिक के अंदर रिंग हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि अगर जो बेंजीन जैसा सा कुछ हेक्सागन बन गया तो वो हमेशा एरोमेटिक ही हुआ। जैसे अगर कुछ ऐसा बन गया है तो ये क्या है? एलिफैटिक है, ये साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा भी देता हूं तो क्या ये अब एरोमेटिक हो गया? 4n+2 के इक्वल अगर मैं इसको रख के देखूंगा तो क्या हुआ? 4n = 0, n की वैल्यू 0 आ रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर आनी चाहिए, 1 2 3 4, 0 नहीं। तो इससे तो कुछ भी नहीं बना। अगर मैं मान लो एक और डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं तो कितने हो गए? टोटल 4 के इक्वल आ गया। तो अब देखो जरा n की वैल्यू कितनी निकल रही है? 4n = 2, n की वैल्यू कितनी निकली? 1/2। ये भी होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है पूरा। तो इसका मतलब एरोमेटिक होने का मतलब सिर्फ हेक्सागन से लेना देना नहीं है, वो प्रॉपर इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे या कोई और फॉर्मेट होगा किसी तरीके से जो कि हक्कल्स रूल को ओबे करेगा। ये क्लियर है? तो एरोमेटिक में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि शेप ऐसा ही होना चाहिए या नहीं। एलिफैटिक के अंदर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई शेप ऐसा ही होना चाहिए तभी वो एलिफैटिक रहे। वो किसी भी शेप का हो सकता है, बशर्ते वो हक्कल्स रूल को ओबे ना कर पाओ। सॉर्टेड है बच्चा? अब हमारे पास एलिफैटिक जो होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पता है अपने को। एलिफैटिक क्या होते हैं? एलिफैटिक असाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक।
असाइक्लिक का मतलब कौन से हुए? जो सर्कल नहीं बना रहे, जो रिंग नहीं बना रहे। और साइक्लिक ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसके अंदर ये एक रिंग बन रही है, दिख रहा है ये, है ना, ये वाला क्लियरली विजिबल है बच्चे सबको। तो इसके अंदर जहां पे रिंग बनेगी उनको हम साइक्लिक कह देंगे, जिसके अंदर रिंग नहीं बनेगी उन्हें असाइक्लिक कह देंगे। सिंपल बात है, ये तो कुछ अलग नहीं है, साइक्लोब्यूटेन जैसा हमारे पास बन रहा है। और अगर हम बात करते हैं एराइल्स की, एरोमेटिक्स की, तो ये दिख रहा है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है। 2-आयोडोटोलुइन, ये क्या है बच्चे? ये आगे जाके मैं और बताऊंगा भी। टोलुइन वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि टोलुइन क्या होता है, पता है ना सबको? टोलुइन किसको कहते हैं? जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगता है, एल्काइल ग्रुप लग जाता है ना, तो मिथाइल बेंजीन को ही हम टोलुइन कहते हैं। और उसके अंदर अगर आयोडीन लग गया तो 2-आयोडोटोलुइन हमने, या 1-आयोडो-2 मिथाइल बेंजीन भी इसका नाम हो सकता है। ये एराइल हैलाइड्स हो गए। अब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं बच्चा, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। यही हुआ ना। हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब हुआ है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर कार्बन कंपाउंड्स के साथ में कोई हेलोजन आके जुड़ जाएगा, तो उसे हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 का कंसेप्ट पता है आप सबको? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम हमेशा क्या होगा? sp3। जिसको नहीं पता है मैं ये भी बता रहा हूं, एक बार देख लो। अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन कौन सा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन क्या हुए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ। क्लियर है? जितने पाई बॉन्ड बनते बढ़ते जाएंगे उतने ही p ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन कम होती जाती है। क्लियर है? यहां एक सिंगल बॉन्ड था, एक भी पाई नहीं था, तो कार्बन के चारों ऑर्बिटल 1s और 3p मिलके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते थे। अगर एक यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब पाई ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पे। पाई कब बनता है? जिस टाइम पे अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो मतलब एक p वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, sp2 हो गया। यहां पे दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। क्लियर बात है ये? चलो, हेलो, उसके बाद हमारे पास आता है बच्चा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एराइल ग्रुप। ये भी क्लियर है बच्चा? इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब हेलो एरीन की बात आ रही है, मान लो मैं यही बना देता हूं, बेंजीन रिंग बनाता हूं यहां पे, और यहां पर अगर हेलोजन लगा है तो ये हेलोजन कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है? वो वाला कार्बन एटम जो कि फर्दर डबल बॉन्डेड है कि नहीं, है ना। और हमें ये भी पता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक तो इस कार्बन पे भी है, अगर वैसे बात करें, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस पे होती है? हर कार्बन एटम के ऊपर ही डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रही होती है ना। तो हेलोजन अगर हमारे पास, हेलोजन अगर उस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो एरोमेटिक है, तो हेलो एरीन्स बना देगा वो। सॉर्टेड है? हेलो एल्केन्स में हमेशा हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड था, और हेलो एरीन्स में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हुआ। सॉर्टेड है? हम जब चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम पूरे एलिफैटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स। अब एल्केन्स के अंदर सारे क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब sp3 कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच्ड है। डन है? क्लियर बात है? ये समझ में आ रहा है सबको? चलो, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा, द ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ अ केमिस्ट। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी पीवाईक्यूज के अंदर देखा हुआ, इसलिए डायरेक्ट आंसर की फॉर्म में लिख दिया है। पढ़ो इसे। क्या है बच्चा? ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज अ सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड्स ऑफ अ केमिस्ट। कमेंट ये लिखा होता है उस पर, या जस्टिफाई। ऐसा क्यों? देखो, ऑर्गेनिक टूल समझ में आता है तुम्हें क्या होता है, सिंथेटिक टूल समझ में आते हैं जो चीज सिंथेसाइज करेगी, आगे कुछ कुछ बनाएगी। तो इसमें हम ऑर्गेनिक हेलोजेंस को क्यों करते हैं? क्योंकि these serve as important
स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ अदर सब्सटेंसेस। हम इन हेलोएल्कीन्स हेलोएरीन से ही, इन्हीं से मिला के बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स को बना सकते हैं। नॉर्मली अगर सिंपल एल्केन्स होते तो मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन वो उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे जितने हेलोएल्केन्स या हेलोएरीन्स होंगे, क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लग गए हैं, ये क्या करेंगे, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कहीं ना कहीं जो अदरवाइज न्यूट्रल कंपाउंड था उसके अंदर पोलैरिटी बना देंगे, पोलराइज कर देंगे, उसे पोलराइज करेंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे, है ना। यही होता है, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होना शुरू हुआ वहां रिएक्टिविटी बूस्ट कर जाएगी, और हम उसकी वजह से, उस हायर रिएक्टिविटी की वजह से फर्दर कोई भी अलग अलग तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन करा सकते हैं कि नहीं। प्रवेश भाई सब पक्का समझ में आ रहा है ना ये वाला। चलो अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है बेटा, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स मे बी क्लासिफाइड इन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। भाई कितने हेलोजन एटम्स है वहां पे, अगर वहां पर हमारे पास एक हेलोजन लगा हुआ है, सिर्फ एक दिख रहा है यहां पे, CH3 के साथ एक हेलोजन है, C2H5 के साथ एक हेलोजन है, तो एक का मतलब मोनो, तो मोनो हेलोएल्केन, मोनो का मतलब एक होता है। अगर हमारे पास दो हेलोजन लगे हुए हैं एक कार्बन की चेन में, दिख रहा है यहां पे, इस कार्बन की चेन में दो हेलोजन अटैच्ड हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, डाई हेलोएल्केन। डाई का मतलब दो हो गया, तीन होंगे तो ट्राई होएगा, बहुत सारे होंगे तो पॉली हो जाएगा। नाम समझ में आ रहा है, सिंपल नाम से ही पता चल गया, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। ऐसे ही मोनोहेलोएरीन, मोनोहेलोएरीन का मतलब क्या है, एक हेलोजन लगा हुआ है। डाई हेलोएरीन का मतलब दो हेलोजन लगे हुए हैं। ट्राई हेलोएरीन का मतलब तीन हेलोजन लगे हुए। डन है, सिंपल, नंबर ऑफ हेलोजन्स के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। फिर आता है व्हेन वी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड। अब नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, CX बॉन्ड में हम देखेंगे monohalo compounds may further be classified according to hybridization of carbon atom to which halogen is bonded। कैसे, compound containing sp3 CX bond। ये sp3 का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है। अभी हमने बात करी थी sp3 का मतलब क्या होता है, वो कार्बन एटम जो फर्दर किसी और कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है ना, यही था। तो हमारे पास इसको हम नाम क्या रखेंगे बच्चा, एल्काइल हैलाइड, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 की फॉर्म में आ गया है। ये समझ में आई है। हमारे पास नॉर्मल एल्कीन का भी फॉर्मूला यही था, CnH2n+2 था, तो प्लस एक वो वन हटा के हमने हाइड्रोजन हटा के वहां पे हेलोजन जोड़ दिया। सॉर्टेड है, सिंपल सा। यहां पर अब हमारे पास जो सबसे पहले आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है बच्चा, प्राइमरी। ये लिखेंगे सारे, ये सबको आता होना चाहिए, जगह जगह वर्ड यूज होने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, हमारे पास जो हेलोजन है, ध्यान से देखो, हमारे पास जो ये हेलोजन है ये उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हेलाइड। ठीक है, यह 1 डिग्री। ये पता चला है सबको क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर जो हेलोजन है वो उस कार्बन से बॉन्डेड है जो कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। जैसे यहां ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ है, ये आगे वाला कार्बन जितनी मर्जी लंबी चेन चलाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, हमारा लेना देना इस कार्बन के साथ है कि सेंट्रल कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड। अगर ये एक के साथ ही तो प्राइमरी में आया 1 डिग्री आ गया, ब्रोमो इथेन। सॉर्टेड है। अब यही जिसके साथ हेलोजन अटैच है, जिसके साथ हमारे पास ये हेलोजन अटैच है, वो कार्बन अगर फर्दर दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, अगर वो फर्दर दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री। समझ में आया बच्चे, किनका, वो अलग है, वो अलग चीज, वो भी बता दूंगा। वो कार्बन, हाँ जो तुम बोल रहे हो, ये क्या पूछ रहे कि हम इन कार्बन के नाम भी रखते थे, वो अल्फा बीटा वाला जो नाम रखते थे वो ये होता था जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है हेलोजन, वो हमारा जैसे अल्फा हो गया, उसके साथ वाला बीटा हो गया, फिर गामा हो गया, और उस कार्बन के साथ लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता था वो अल्फा होता था, अल्फा हाइड्रोजन। बीटा वाले के साथ लगा हुआ बीटा हाइड्रोजन, इस तरीके से वो आगे आएगा इसी चैप्टर में, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे वहां। क्लियर है बच्चा, ये वाला समझ में आ रही है। 2 डिग्री समझ में आ गया जो सेकेंडरी है। तो इसी तरीके से 3 डिग्री क्या होगा, जब हमारे पास जो कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है वो फर्दर 3
एल्काइल ग्रुप से 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम टर्शरी या 3 डिग्री कहेंगे। डन है, क्लियर है बच्चा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख लेना बच्चे, साथ के साथ लिखते चलना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है नंदनी बच्चा, पता चला है, जिंदा रहोगी तो पता चलेगा। ठीक है चलो, सारों को बोल रहा हूं बच्चे एक्टिव रहो, सुस्ती में मत आओ कि हम बाद में लिख लेंगे, हो जाएगा, आ ही जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, 2 दिन बाद मैं पूछूंगा तो नहीं आता होगा, फिलहाल ये आसान है जब तक सामने खुला हो। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है बेसिक, बट ये बेसिक रूल्स लिखते चलो। ऑर्गेनिक का बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये ABCD पढ़ रहे हैं हम एक तरह से उसकी, तो लिखते चलो ये वाला पार्ट। अब सुनो बेटा, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइल क्या होते थे बच्चा? द हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। याद रखना ये एलाइल, ये हमने पढ़ा था +1 में। एलाइल याद है, एलाइलिक होते थे, विनाइलिक होते थे। एलाइल क्या होते हैं? वो वाला कार्बन एटम जो फर्दर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। समझ रहे हो? एलाइलिक में हमारे पास क्या है? व्हेन द हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन। अब sp3 का मतलब फिर डबल बॉन्ड कहां से आ गया? देखो जरा, ये ध्यान रखना बच्चे, जिसको नहीं पता है ये अपने नोट्स में, जो मैंने अभी बोला था कि डिक्शनरी की तरह 2 पेज छोड़े हुए जहां वहां लिखते चलो। एलाइल का मतलब क्या होता है? एलाइलिक कार्बन होगा अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो इसके साथ, इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो अटैच्ड सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। समझ में आई बात? जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ कार्बन होता है, ये एलाइलिक कार्बन होता है। और इसके साथ अगर हेलोजन लगेगा तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। ये कौन सा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ कि नहीं? ये कौन सा था? sp2। जो कार्बन फर्दर sp2 के साथ बॉन्डेड था, खुद लेकिन सिंगल बॉन्डेड है, उसके साथ अगर हेलोजन लगेगा तो उनको हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स। सॉर्टेड है बच्चा, समझ में आई है? इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बनाऊं तो ऐसा रहेगा, है ना, यहां और यहां से एक ऐसे कर देते हैं और इसके साथ में हेलोजन जोड़ देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन और इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। सॉर्टेड है? क्लियर बात है बच्चा? और इसका किस तरीके से बना सकते हैं? अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, मान लो इस टाइप से है और यहां ये डबल बॉन्डेड है, तो ये देखो, ये कौन सा कार्बन है? ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं? और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ एक कार्बन लगा होता जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो हमारे पास हुआ कि नहीं है एलाइलिक हैलाइड्स? ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्डेड के लिए एलाइलिक है। वैसे हम एलाइलिक मेनली किसके लिए कह रहे हैं? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए है, मतलब ये सीधा सा नाम ही उसके लिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ और रहेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। सॉर्टेड है बच्चा, ये समझ में आ गया सबको? फिर है बेंजाइलिक हैलाइड। नाम से समझ में आ रहा है बेंजाइलिक? हाँ जी, विनाइल अभी आगे आएगा, सारे धीरे धीरे एक एक करके वर्ड यूज होता रहेगा। विनाइलिक वैसे अभी उसने पूछ लिया तो बता देता हूं, विनाइलिक कौन सा होता है बच्चा? विनाइल होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम रहेगा। ठीक है, एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, ये अभी और आगे जितना टॉपिक प्रोसीड करेगा ना, सारे वर्ड्स आते रहेंगे और मैं साथ ही साथ बताता चलूंगा। क्योंकि एक और बता रहा हूं, मैं ना तुम्हें खुद की एक बनाई हुई डिक्शनरी, जो मैंने केमिस्ट्री के लिए सारे ही मीनिंग्स को डिक्शनरी की तरह वर्ड उसमें, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो मुझे लगते गए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं, वो मिल गए कहीं से, वो मैंने रखे हुए हैं अपने पास, मैं उनको भी तुम्हें दे दूंगा। अगर कोई चाहता है कि उससे मैं पढ़ लूं वो भी ठीक है, वरना बेटर है एक बार लिख लो या उसका प्रिंट आउट साथ में रख लो। उससे फायदा क्या होता है, जिस टाइम पे कुछ नया वर्ड मिल रहा है, पढ़ते हुए तुम्हें लग रहा है कि विनाइलिक नहीं पता, उसके अंदर विनाइल मिलेगा। कुछ भी जो भी तुम ढूंढने की कोशिश करोगे 90% चीजों के मीनिंग उसमें मिलेंगे, वन लाइनर में दे रखे हैं। और कुछ लगता है कि वहां नहीं है तो वहां पे एरो हेड बना के अपने आप लिख लो, ऐड कर लो, तो एक तरह से उसी के अंदर तुम्हारे सारे मीनिंग्स की लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। वो मैं भेज दूंगा तुम्हें, उसमें अपना प्रिंट निकालना है, लिखना है, वो तुम्हारा पार्ट है। ठीक है, अब देखो बच्चा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होंगे? द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग समझ में आता है? बेंजीन रिंग।
तो हमारे पास वो कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड था, ये कार्बन एटम कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बन। इसके साथ अगर हेलोजन लगाया तो हमारे पास क्या बन गया? बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? सिंपल है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड आ गया। अब ये क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो, दिख रहा है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो फर्दर ऊपर भी एक एल्काइल ग्रुप, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप और इधर बेंजीन के साथ, तो 3 डिग्री हो गया कि नहीं? समझ में आया 3 डिग्री कैसे है? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास कार्बन एटम है, वो जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 3 डिग्री हो गया। सेंटर वाला बेंजाइलिक जो है वो सिर्फ सेंटर वाला, क्योंकि ये है जो डायरेक्टली बेंजीन से बॉन्डेड है। समझ में आ गई बात? 3 डिग्री बेटा, एक कार्बन 3 के साथ बॉन्डेड नहीं है। देखो जरा कैसे, ऊपर वाला एक ये कार्बन चेन और एक ये कार्बन बेंजीन का, ठीक है ना? पता चल गया बच्चे सबको? अब इसके बाद आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2x बॉन्ड। sp2x कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? अब जो हेलोजन है वो डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड होगा बच्चे? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। और अभी जैसे बच्चे ने पूछा था तो मैंने बोला था कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हमारे पास क्या रहेंगे? यहां पर इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? विनाइलिक हैलाइड्स। तो विनाइलिक कार्बन कौन से होते हैं? वो कार्बन जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है। समझ रहे हो? इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ कि नहीं? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके साथ हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? विनाइल हैलाइड हो गया, विनाइलिक हैलाइड्स। सॉर्टेड है? यहां समझ में आ रहा है? 1 2 और इसके साथ डायरेक्टली हमारा हेलोजन एडेड है, तो हेलो इथीन विनाइलिक हैलाइड। इथीन समझ में आ गया ना? ये वाला आ रहा है, पता चल रहा है? आ रहा है भाई सब? एक्टिव हो थोड़ा। डन। यहां पर ये जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन। नॉमेनक्लेचर कर सकते हो ये वाला? कोई बच्चा जिसको इस आईयूपैक नाम लिखने में दिक्कत है? पता है ना सबको ये वाला? चलो, और ये वाली, हाँ जी करो, इसका नाम लिखो अपने आप, गिनती करते हैं और शुरू। हमारे पास आईयूपैक के अंदर इसमें कराना कहां से शुरू करेंगे? इस कार्बन के ऊपर हेलोजन बॉन्डेड है, तो गिनती यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आया। फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? हेलोजन। मान लो इसकी जगह मैं Cl लिख लेता हूं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर चाहिए तो कोई तो नाम चाहिए उसका, वरना मैं हेलो लिखता। तो क्या हुआ बच्चे? 1 क्लोरो, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1 इन। हुआ कि नहीं? हाँ, क्यों लिखा? कहा? क्लोरो बेटा, वहां हेलोजन था, वहां एक्स नहीं लिखा हुआ था पहले मैंने, वो तो स्टैंडर्ड के लिए लिखा था हेलो। अभी उसी का तो एक्चुअल नाम लिखने के लिए मैंने वहां क्लोरीन लगाया था, अभी समझाने के लिए। समझ में आया? हेलो कोई नाम थोड़े ना होता है, हेलोजन्स को हम एब्रीविएशन में लिखते हैं, पर वहां पर कोई भी हेलो ग्रुप हो सकता है, हेलोजन हो सकता था, तो मैंने क्लोरीन करके एक्चुअल नेमिंग कर दिया। डन है बच्चा? अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ बच्चे? ये क्लियर है सबको? अब ये पता है तुम्हें, ऑर्थो मेटा पैरा का लॉजिक समझ में आता है? सबको पता है ये नाम, है ना? पोजीशंस के हिसाब से अगर हमारे पास एक हमने कोई फिक्स रेफरेंस रख लिया है, तो उसका जो नेबरिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्थो, नेक्स्ट वाले मेटा, और बिल्कुल ऑपोजिट वाला होता है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पता है? विनाइलिक हैलाइड्स का समझ में आ गया बच्चे? किसमें? किसमें? इसमें तो डबल बॉन्ड होता तो हो जाता, वहां पे पोजीशन में 2 बार लिख देता, ऐसे हो जाता। गिनती तो फिर यहीं से शुरू होती, क्योंकि हेलोजन भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो मैं लास्ट में नाम में क्या लिखता? कौन सा? क्यों? किसी साइड से घूम जाओ, सेम बात नहीं पड़ रही है? अच्छा, थर्ड पे आ रहा है तो फिर यहां से घूम जाओ मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ 1 2 3 ऐसे कर लो, है ना?
डबल बॉन्ड नहीं होता। देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जैसे मेरी बात समझो, हम करते क्या है, हम पहले उस कार्बन से गिनती शुरू करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद हमेशा ये कोशिश करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, लीस्ट नंबर एलोकेट होना चाहिए। अब यहां पे ये कार्बन एटम जो हमारे पास है ये डबल बॉन्डेड था, अगर मैं इधर आ जाता हूं तो ये दूसरा ये वाला कार्बन कंप्लीट हुआ। बट हाँ, इसमें ये पंगा रहेगा, अगर मैं इधर से घूमूंगा तो ये कार्बन छूट जाएगा ना, नीचे से ही चलना चाहिए, सही रहेगा वो जो पहले का था तुम्हें। ठीक है, बात समझ में आ गई है। 1 2 3 4 अगर मैं करूंगा तो नाम क्या रहेगा, 1,4 डाइन आ जाएगा। डन है, चलो। अब है एराइल हैलाइड्स। बच्चे देखो, एराइल हैलाइड्स नाम से पता चल रहा है एराइल ग्रुप लगा हुआ है, एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा। हमारे पास जो बेंजीन है उसके साथ डायरेक्टली हेलोजन बॉन्डेड आ जाएगा, है ना, ये पता चला है बच्चे। डायरेक्टली हमारे पास जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेलो बेंजीन। क्लियर है ये? यहां पे देखो, अब हमारे पास इसमें क्या है, नॉमेनक्लेचर में देखो हेलोजन जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इधर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं वैसे बात करूं तो ये पूरा टोलुइन बन रहा है कि नहीं, जो हमारे पास ये मिथाइल के साथ ये पूरा बेंजीन है, ये क्या बना है, तो टोलुइन बन गया। नाम क्या होगा, कौन सी पोजीशन पे लगा है, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन कैसे पता चली, बिल्कुल इसके डायगोनल वाला, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला, तो ये क्या हुआ, पैरा हेलो टोलुइन। समझ में आया बच्चा सबको? इसमें और विनाइल में फर्क क्या है? किसमें, विनाइल और विनाइल में फर्क क्या है? एराइल में, एराइल के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है सर, उसमें सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम था। अगर उसमें मतलब वो तीन डबल बॉन्ड होते तो फिर वो एराइल ही रहता। 3 डबल बॉन्डेड होने से एराइल कैसे हो जाएगा, हकल्स रूल ओबे करेगा तो एराइल होगा, तो फिर वो बेंजीन बन जाएगा, वो एरोमेटिक हो गया, फिर तो एराइल हैलाइड हो गया, तो उसको विनाइल की कैटेगरी में मैं क्यों रखूंगा, वो एराइल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? अब इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा, इसका भी नाम लिखो, प्रोपारगाइल हैलाइड। इसमें क्या रहेगा बच्चा, देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के लिए हो गया। ये हमारे पास क्या है, जिस टाइम पे जो ये बेंजीन, ये जो हेलोजन है ये उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो फर्दर ऐसे कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा जो ट्रिपल बॉन्डेड होगा। जैसे एराइल के अंदर था ना, एराइलिक कौन से थे, एराइल नहीं सॉरी, विनाइल से पहले हमने कौन से करे थे, एलाइल। एलाइलिक के अंदर क्या था, हमारे पास जो हेलोजन है वो उस कार्बन पे बॉन्डेड था जो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा था। यहां पर हमारा जो ये कार्बन, ये जो हेलोजन बॉन्डेड है ये उस sp3 के साथ बॉन्डेड होगा जो फर्दर किसी sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। क्लियर है बच्चा? सिंपल है, समझ में आ गया ये? डन। इसके बाद ये कुछ हमारे पास बच्चा आईयूपैक के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कॉमन नेम और आईयूपैक सारी लिस्ट है इसके अंदर। हर बच्चा एक बार अटेम्प्ट करके रखेगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, +1 वाले के कंपैरेटिव तो फिर भी आसान ही रखें। अगर फिर भी किसी को लगेगा कि ये बहुत टफ है या नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, हम क्लास में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार हर बच्चा घर से अटेम्प्ट करके आएगा, क्योंकि अभी आधे बच्चों को ये आते होंगे, आधों को बिल्कुल स्क्रैप से उठाना पड़ेगा एक बारी। तो जिसको लग रहा है कि मेरे को स्क्रैप से उठाना पड़ेगा, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के नोट्स हैं मेरे पास, मैं भेज दूंगा तुम्हें, पढ़ लेना उनसे, रिकॉर्डिंग देखनी है वो देख लेना, लेकिन एक बार नॉमेनक्लेचर रिवाइज करके आएंगे, ये अटेम्प्ट करके आएंगे, ताकि मैं डाउट्स की तरह डिस्कस कराऊंगा तो सबको सब इन्वॉल्व भी हो पाएंगे और सबको समझ में भी आएगा। क्लियर है बच्चा? चलो, इसके बाद हमारे पास ये सारे आईयूपैक के क्वेश्चन है बच्चा, ये अटेम्प्ट कर लेना है सबने। अब आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है इसके अंदर, समझना शुरू करना कि हम कर क्या रहे हैं। देखो प्रिपरेशन अगर मैं इन जनरल बताऊं तो प्रिपरेशन का एक तरीका होता है, क्या होता है, एक तो सिंपल वे अभी रट्टा, रट्टा कैसे है, मुझे ये पता है ये चीज और ये चीज डल के ये बनेगी ही बनेगी, लेकिन अगर हम साथ में उसके रीजन को पकड़ लें कि वो ऐसा हो क्यों रहा है तो चीजें शायद याद रखनी आसान हो जाएंगी। अब मेरे को क्या बनाना है बच्चे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब मुझे किसी कार्बन की चेन के अंदर हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है, यही टारगेट है। अब उसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकता है मैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को ब्रेक करके उसके अंदर हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दूं, या वहां पर पहले से ही कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था। अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के आगे जाके और बताऊंगा डिटेल में,
अभी के लिए बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल्स यही होते हैं, वैसे तो इतनी ही बात है, आगे भी यही बताना है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। Electrophiles are electron loving species since they are attracted towards electron, therefore they must be positively charged. Nucleophiles, nucleus loving species, if they are attracted toward nucleus that is positive charge, hence they must be negatively charged. उनके पास ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अब अपने जो हेलोजेंस हैं वो कौन होते हैं? हेलोजेंस कौन होते हैं? ज्यादातर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ज्यादातर क्या सभी के ऊपर रहेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भरे हुए। तो जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या नेगेटिव चार्ज है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट मींस दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, हेंस दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो एक न्यूक्लियोफाइल अगर किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दे, रिप्लेस कर दे, तो भी वो हेलो एल्केन्स वगैरह की फॉर्मेशन करा सकता है। अगर वहां पे कार्बन चेन के अंदर ऑलरेडी कहीं वहां पे न्यूक्लियोफाइल था, उसको अगर हमारा हेलोजन आके हटा दे तो मेन चेन में वो खुद जुड़ जाएगा और वो हेलो एल्केन बना लेगा। या वहां पे डबल बॉन्ड लगाओ तो मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूं, एक पे आके हाइड्रोजन लग जाए, एक पे आके अगर जो मेरे पास मान लो HCl के साथ इंट्रोड्यूस करा, डबल बॉन्ड टूटा एल्कीन, एक पे हाइड्रोजन एक पे क्लोरीन लगा, हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो चीजें याद करनी आसान होती जाएंगी। इन्वॉल्व रहेंगे साथ में, करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या हुआ? प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। अर्पित भाई साहब इतना खुश क्यों रखा है? चलो, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, सबसे पहला बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड समझ में आता है क्या होता है? HCl, HBr, HI, HF, मेन तो HCl पकड़ेंगे। और एक और ध्यान रखना, देखो एक और चीज बचा, जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, फ्लोरीन और आयोडीन, इन दो को छोड़ दो तो बीच में दो ही बचते हैं हमारे पास, कौन से? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत जनरल कंडीशंस में भी कर जाते हैं। फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसका स्मॉल साइज थोड़ी कोई स्पेशल कंडीशंस डिमांड करता है। आयोडीन का एक्सट्रीमली लार्ज साइज है, तो वो रिएक्ट करते हुए थोड़ी बहुत डिफरेंट कंडीशंस डिमांड करेगा। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन ऑलमोस्ट मिलती जुलती कंडीशंस के अंदर डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हेलोजन सीधा ही रिएक्ट कर गए, तो उस वक्त मेनली हम क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में ज्यादा बात कर रहे होंगे, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन को कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल कंडीशंस, कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो हमारे पास हमने बात करा बच्चा हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड अपने को समझ में आ रहा है, HCl आ गया, HBr आ गया। अब यह HI या HF भी हुआ, मैंने एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने क्या बोला था कि अगर कार्बन की चेन में ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल हो और मैं वहां पर किसी तरीके से हेलोजन को ले आऊं और हमारा हेलोजन उस न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद कार्बन की चेन के साथ चिपक जाएगा, तो हेलो एल्केन की चेन बना देगा कि नहीं? बात समझ में आई है? फिर से सुनो, देखो बच्चा का पहली बात तो OH के ऊपर ध्यान देना। जब मैं कार्बन की मेन चेन के साथ कहीं मान लो OH अटैच कर देता हूं, तो OH होता क्या है? OH हमें पता है, OH नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। ये अगर यहां लगा हुआ है, अब मैं यहां पे कहीं से Cl नेगेटिव लेके आ जाता हूं, कहीं से कैसे भी लाऊंगा मान लो, और ये आके इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। अगर इसको डिस्प्लेस करेगा और यहां किसी तरीके से मान लो क्लोरीन आ गया, तो काम बन जाएगा अपना। और जब OH निकला है, सिंस मैं Cl ला रहा हूं, तो कहां से ला रहा हूं? मैं HCl से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो HCl में H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ था, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव को सेटिस्फाई करके वाटर बना लेगा, इसका भी काम बन गया और हमारा हेलो एल्कीन भी बन गया। सिंपल बात है ये। तो अगर मैं किसी एल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो जो हमारा हेलोजन होगा वो वहां से OH को डिस्प्लेस करके खुद जाके जुड़ जाएगा और हमारे पास हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करा देगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ये पता चला है बच्चे? और वाटर कहां से आया वो भी समझ में आ गया? अभी करा ही रहा हूं, आगे अभी पता चल जाएगा। इसी रिएक्शन को फर्दर हम लिख रहे हैं। देखो पहला क्या है बच्चा? ग्रूव्स प्रोसेस। यहां से बाय नेम रिएक्शन शुरू हो गए हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं इनकी। तो एक काम करो, एक पेज पे लिस्ट बनाते चलना। वैसे तो फिर वही कहानी, अभी लिस्ट में दे ही दूंगा, पूरी ही लिस्ट दे दूंगा, लेकिन वो लिस्ट वगैरह पार्ट क्या होता है, ये लास्ट का क्रैमिंग वाला होता है कि हम पूरा ही, अगर तुम किसी हेल्प बुक को भी देखोगे तो लास्ट में अपेंडिक्स दे रखा होता है
उन्हें भी पता आखिरी में रट्टा मारना है, तो सारी बाय नेम रिएक्शन, सारी कन्वर्जन एक ही जगह पे दे देते हैं। हम भी सिलेबस खत्म होने के बाद एक बार वहां से फिर से सारा रिपीट करते ही हैं, लेकिन अभी के हिसाब से भी तुम अगर हर प्रोसेस, हर बाय नेम रिएक्शन का नाम लिखते चलोगे तो तुम्हारे पास अपनी भी लिस्ट रेडी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ग्रूव्स प्रोसेस क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना, छोटे में बहुत। प्राइमरी एंड सेकेंडरी नहीं, अभी मैं बताऊंगा ब्रैकेट में क्या लिखना है उसके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोएल्केन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज पास्ड थ्रू एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो कैसे लिखोगे ग्रूव्स प्रोसेस में बच्चा? पहली बात, हमेशा हमारे पास बनेंगे क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स ओनली। ग्रूव्स प्रोसेस क्या रहेगा, ग्रूव्स प्रोसेस में लिखो किसकी प्रेजेंस में, ऐसे ना रिएक्शन ही लिख लो पूरा, और उस रिएक्शन को लिखते हुए कैसे लिखोगे, जैसे ग्रूव्स प्रोसेस लिखा तो यहां पे हम लिखेंगे एल्कोहल, हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और बनेंगे क्या यहां पे, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोएल्केन। और ये हमेशा क्या रहेंगे बच्चे, प्राइमरी या 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ओनली, ये छोटे में रह जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से उस प्रोसेस के आगे लिख लोगे, इसका नाम है बेसिकली हम कराते क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, सॉरी ये 1 डिग्री 2 डिग्री इसके लिए लिख दिया मैंने, यहां से ये था बच्चे, एल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए था। एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सीधा सा क्या बन जाएगा, क्लोरोएल्केन बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास, हमें यहाँ पे एल्कोहल कौन सा यूज करना, 1 डिग्री या 2 डिग्री, प्राइमरी या सेकेंडरी वाला इस तरह। क्लियर बात है बच्चा? डन। अब देखो ग्रूव्स प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं बच्चा, ग्रूव्स प्रोसेस में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोएल्केन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस पास थ्रू एल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सेम ध्यान से अगर देखोगे तो अभी जो मैंने समझाया था वो तो वही रहे। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कार्बन की एक चेन है, इस कार्बन की चेन में कहीं मेरे पास OH लगा हुआ है, अगर मैं HCl ले आता हूं, HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट, सॉरी Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा, और Cl नेगेटिव आके इस OH को डिस्प्लेस करके यहां क्लोरीन लग जाएगा, और ये OH और ये मिलके अपने पास, OH और H पॉजिटिव मिलके वाटर की फॉर्मेशन करा लेते हैं, और ये हमारे पास क्लोरोएल्केन बन जाता है। सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, हमें रिएक्ट कराने के लिए कोई रिएजेंट चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया बच्चा? सिंपल, ये ग्रूव्स प्रोसेस है हमारा। इसका यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास जो ये OH है ये हाइड्रोजन के साथ चला गया, और जो क्लोरीन है वो आके OH को डिस्प्लेस कर देगी, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास बन गया। सॉर्टेड है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? क्लियर बात है ना बच्चा? टर्शरी, अब देखो एक और, हमने अभी 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। पहले वाले में हमारे पास क्या था, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कब हुआ, जिस टाइम पे OH उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, यहां पर ये जो अपना OH है ये उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड था, प्राइमरी 1 डिग्री। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया, इसमें क्या है, ये जो OH है ये उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड था, ये तो 2 डिग्री हो गया। अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो क्या दिक्कत पड़ेगी, 3 डिग्री अगर हमारे पास आ जाता है तो ये जो हमारे टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड therefore they react readily simply by shaking with concentrated HCl in the absence of zinc chloride। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए मुझे कोई रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी जो जिंक क्लोराइड हम डाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं टर्शरी वाला यूज कर लेता हूं, टर्शरी वाला ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिविटी की वजह से क्या करो, सिंपल टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्या डालो, अपना HCl डाल दिया, शेक किया, हमारे पास अपने आप क्या करेगा, वो OH को रिप्लेस करके क्लोरीन जुड़ जाएगा वहां जाके। क्लियर बात है? ये रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जितने ज्यादा एल्कोहल ग्रुप जुड़ते जाएंगे उतना पोलैरिटी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे कार्बन के ऊपर, उतनी रिएक्टिविटी इंक्रीज करते जाएंगे। प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी के कंपैरेटिवली टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होगा। टर्शरी वाले के लिए हमें फिर रिएजेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हाईली रिएक्टिव है। समझ में आ गया बच्चे?
चलो, फिर है हमारे पास बचा रिएक्टिविटी ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स में हमारे पास जो रहेंगे उसकी रिएक्टिविटी में क्या रहेगा विद एल्कोहल इज HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr और फिर HCl। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा इसमें, क्यों? HI का डिसोसिएट होना सबसे पहली बात तो ज्यादा आसान है, डिसोसिएट होगा, आयोडीन बहुत आसानी से OH को रिप्लेस कर देगा। HF को हमने इसमें लिखा ही नहीं है क्योंकि उसका वही प्रॉब्लम रहेगी, जो उसका स्मॉल साइज वाला पार्ट है वो ज्यादा इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, HF का बॉन्ड भी नहीं टूट रहा होता इतनी आसानी से इसमें। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या रहेगा? टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। देखो ये जो होते हैं ना बच्चे, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर्स, ये तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर तुम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो उनके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 3 ऐसे पार्ट्स दे रखे होंगे और क्या बोला होगा, एक क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से बोला जाएगा कि इनको अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अजीब अजीब सा कुछ दे रखा होगा। तो तुम्हें उनमें यही जज करना है कि कौन सा उनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात कर रहा है और कौन सा उसके अंदर हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन एसिड कौन सा। तो ये जो है इन चीजों को लाइटली मत लेना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन चीजों से बन जाते हैं। जो 1 मार्कर्स बनते हैं, 2 मार्कर्स होते हैं कंसेप्चुअल्स, जहां हमें अरेंज करना होता है, वो इन्हीं का सब चीजों का मिला जुला के क्वेश्चन बनेगा। ये सिर्फ अल्कोहल्स के लिए कि डॉक्टर? नहीं, ये सिर्फ एल्कोहल्स के साथ है, हर बार अलग आता जाएगा, अभी आगे पता चलेगा। ठीक बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हम एल्कोहल्स के केस में बात कर रहे हैं अभी। फिर आता है बच्चा, ये समझ में आ गया एल्कोहल्स के साथ। अब नेक्स्ट प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, एल्कोहल्स के साथ ही क्लोरो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्लोरो एल्केन बन गया, साथ में बाय प्रोडक्ट में POCl3 दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl मिल गया। हम डन है, सीधा रिएक्शन याद रखेंगे, एल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो RCl बन गया, साथ में H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। डन हुआ क्या, ये देखो इथेनॉल था, PCl5 के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोइथेन, POCl3 और HCl एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये सीधा के सीधे रिएक्शंस याद रखने हैं तुम्हें। डन, सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां था, ये कौन सा आ गया हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल, PCl3 के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास वही OH की जगह पे क्लोरीन आ गया, तो सेकेंडरी या 2 डिग्री हमारे पास ये हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, H3PO3 जो हमारे पास फॉस्फोरस एसिड है, ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिल गया। डन, फिर है बच्चा बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। SOCl2 के साथ क्या होगा, एल्कोहल है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है बच्चा, ऐसा जब बेंजीन के अंदर ही एक कार्बन हटके नाइट्रोजन जुड़ जाता है, ये पायरिडीन होता है। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग होती है उसमें कार्बन की जगह पे एक नाइट्रोजन आ जाता है तो ये पायरिडीन कहलाता है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ये, तो इसमें RCl प्लस सल्फर ऑक्साइड और HCl एज ए बाय प्रोडक्ट, RCl हमारा मेन फॉर्म हो गया। जैसे यही है CH3CH2OH, इथेनॉल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया पायरिडीन की प्रेजेंस में, क्लोरोइथेन बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl लिबरेट हो गया। डन है बच्चे, क्लियर है? डन, आज के लिए इतना बहुत है बच्चा, ये साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं इसके आगे।